गांव पर चर्चा में एक बार आपका पुनः मेरे साथ स्वागत है। आज हमारे साथ बांदा सांसद आर.के. पटेल हैं और वो एक ज़मीनी नेता हैं और अपनी लोकप्रियता के लिए हम सब के बीच में जाने जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। चूँकि बचपन से लेकर के अब तक मैंने आपकी राजनीति को बड़े करीब से देखा है। पेशे से मैं पत्रकार हूँ, लेखक हूँ, लेकिन एक राजनीतिक परिवार से होने के नाते भी मैंने बड़ी नज़दीक से इनकी राजनीति को देखा है और इनके राजनीतिक नेतृत्व को भी देखा है। समय कोई भी रहा हो, लेकिन इनका राजनीतिक अस्तित्व तो हम सबके बीच में बना रहा है। और आज उम्र कितनी भी हो गई हो, लेकिन अपने युवा विचारों के लिए हम सबके बीच जाने जाते हैं। हाल ही में जब मैंने सोशल मीडिया पर भी इनकी एक फ़ोटो शेयर की थी, उसको लेकर के कुछ लोगों ने विवाद तो ज़रूर किया था, लेकिन मुंबई से बैठे हुए लोगों ने, जो जानकार व्यक्ति हैं, उन सब ने कहा था कि सांसद महोदय की विनम्रता को लेकर के आप हमसे, हमारी तरफ से ज़रूर धन्यवाद ज्ञापित करिएगा। तो जो तस्वीरों को पढ़ना जानते हैं, जो एक अच्छी समझ रखते हैं, मनोवैज्ञानिक मन से समझते हैं, वैसे वो एक तस्वीर के माध्यम से भी एक लोकप्रियता को और विनम्रता को झांक लेते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे बुंदेलखंड की शिक्षा के लिए, चूँकि आप बुंदेलखंड क्या पूरे भारत के भ्रमण के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बुंदेलखंड और अपने गांव की राजनीति के लिए। और पंचायत चुनाव हमारे बेहद नज़दीक है और प्रथम चरण का आज मतदान भी हुआ, प्रथम चरण के नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। द्वितीय चरण की नामांकन प्रक्रिया में चित्रकूट मंडल में भी नामांकन होने वाले हैं। लेकिन जो गांव में शिक्षा का माहौल है, जो गांव में नेतृत्व का माहौल है और जो गांव की स्थितियां इस वक्त हैं, इन सारी स्थितियों पर हम आपसे रूबरू होते हुए आपसे सर्वप्रथम मैं शिक्षा के बारे में ही जानना चाहूँगा कि जैसे आपने संसद भवन में शिक्षा के लिए कुछ स्कूलों की बात की, महाविद्यालय की बात की, इन सारी बिंदुओं को आपने उठाया, उससे एक जो आवाज़ यहाँ गाँव तक आई थी संसद भवन से सीधे, वो हम सबको एक फील गुड जो फील करा थी, वो फील करा रही थी। तो आप यहाँ के गाँव की शिक्षा की स्थिति के बारे में और शहर की शिक्षा की स्थिति को कैसे रखते हैं? देखिए, जो शिक्षा की स्थिति है पूरे देश में, मैकाले का कानून, मैकाले की शिक्षा लागू थी अब तक। माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उस मैकाले के शिक्षा पद्धति को ख़त्म करके नई शिक्षा नीति लागू करने की शुरुआत किया है। उससे बदलाव पूरे देश में आएगा। आज़ादी के 70 साल बाद भी हम अपना संविधान लागू करने के बाद भी, सबको समान शिक्षा का अवसर देने के बाद भी, बेटी को बेटा को सबको अवसर बराबर का देने के बाद भी शिक्षा में हम शिक्षा पद्धति हमारी वही अंग्रेज़ों वाली रही है, मैकाले वाली रही है। और उस शिक्षा पद्धति को पहली बार हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने उसको ख़त्म करके और नई शिक्षा नीति बनाने का काम किया है। मानव संसाधन विभाग को भी उन्होंने शिक्षा विभाग बना करके और पूरे देश में हमारे जो मॉडर्न स्कूल हैं, एकलव्य विद्यालय हैं और अच्छे प्राइमरी पाठशालाएं हैं, उनको कायाकल्प करके उनको फिर से ठीक ठाक करके इंग्लिश मीडियम बनाने का काम, तो इस तरह की योजनाएं उसमें लागू किया है। मैं चूँकि खुद गांव से हूं और गांव में हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई गांव के प्राइमरी से की है और प्राइमरी के बाद हमारे 10 किलोमीटर के परिधि पर कोई कॉलेज नहीं था, तो 10-11 किलोमीटर हम लोग पैदल चल करके और बस्ते में अपनी रोटी रख करके, एक कपड़े में रोटी रख करके उसमें हम लोग 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पैदल चल करके और शाम को घर आने मतलब आपने एक ऐसा काम किया था कि 10 किलोमीटर और 12 किलोमीटर जा करके पैदल चल करके और टाइम से पहुंचने का काम करते थे। फिर आकर के हम लोग इंटर किया हमने भौरी से, मेरे गांव से भौरी करीब मुझे लगता है 12 किलोमीटर है, और भौरी तक हम लोग पैदल जाते थे, वहाँ से बस्ता में रोटी लेकर के, फिर वहाँ से शाम को घर लौट के अपने टाइम से घर आते थे, टाइम से स्कूल जाते थे। तो उस समय कहीं पर कॉलेज स्कूल गाँव में नहीं थे, प्राइमरी पाठशालाएँ नहीं थी, लेकिन प्राइमरी पाठशालाएँ तो बनाई गई सर्व शिक्षा अभियान के तहत। विश्व बैंक से तमाम सारे गांवों में प्राइमरी पाठशालाएं तो बनी, लेकिन उन प्राइमरी पाठशालाओं की हालत इतनी दयनीय है, जर्जर है अब तक, कि वहाँ पर जो गरीब का बेटा पढ़ता है, गांव के कमेरे किसान मजदूर, जो मध्यम वर्गीय खोमचा वाला, ठिलिया वाला, रिक्शे वाला है, उसी का छोटे मोटे व्यापारी कारोबारी या किसान गरीब मजदूर का बेटा बेटी वहाँ पढ़ता है। अच्छा, चूँकि आप राजनीति से गहरा रिश्ता रखते हैं और आपने ज़मीनी राजनीति की है शुरुआत से लेकर के अब तक, तो जो अभी हाल ही में पंचायत चुनाव संपन्न होने वाले हैं, तो पंचायत चुनाव में जो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं और जो चुनाव जीत करके भविष्य में आएंगे, उनको आप शिक्षा के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे गाँव में जो शिक्षा की समिति है, वो मेरी समझ में कभी भी सक्रिय नहीं रही है, क्या आप ऐसी एक आवाज़ उठाएंगे कि भविष्य में वो शिक्षा की समिति सक्रिय हो, अभिभावक समिति सक्रिय हो? देखिए, मैं उसी पे बात करना आगे बढ़ रहा था, क्योंकि जो हमारे गांव की स्थिति है बड़ी जर्जर हो चुकी है। उस स्थिति को मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने सुधारने की शुरुआत किया है और उन्होंने अभी जो अपने कायाकल्प के माध्यम से हमारी सरकार ने, जो पहले अभी तक तो ये था कि गांव में जो शिक्षा समितियां हैं उनका कोई मतलब ही नहीं है,
बिल्कुल। गांव के जो ग्राम पंचायतें, उनका कोई शिक्षा से कोई मतलब ही नहीं है। कोई मतलब नहीं है। और ग्राम का जो प्रधान होता है, सरपंच होता है, कोई भी उसको और कामों से तो तमाम मतलब रखता है, लेकिन शिक्षा के संबंध में वो भी कोई मतलब नहीं रखता, जबकि शिक्षा हमारी प्रथम सीढ़ी है गांव की। बिल्कुल। अगर हम गांव को संपन्न करना चाहते हैं, गांव को संवारना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, तो हमें शिक्षा पे ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन जो पावर गांव को दिए गए हैं ग्राम पंचायतों को, बिल्कुल। उसमें ग्राम पंचायत जरा भी रुचि नहीं ले रही है। अभी हमारी सरकार ने थोड़ा सा पहल किया है और निर्देशित किया है बाकायदा वीडियो के माध्यम से, अधिकारियों, जिलाधिकारी के माध्यम से, कि जो भी राज्य वित्त, 16वां वित्त, 14वां वित्त, जिन वित्तों का पैसा, ग्राम निधि का पैसा आएगा, सबसे पहले शिक्षा में खर्च किया जाएगा। बिल्कुल। और उसी पैसे से कायाकल्प करा करके, जिन भी फर्शें नहीं थी उनमें बढ़िया टाइल्स लगाया गया, स्कूल पुतवाए गए, रंगवाए गए, उनमें शौचालय बनाए गए, बाउंड्रियाँ बनाई गई, जहाँ जानवर टट्टी करते थे, उनको सुधारने का काम अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुधारात्मक काम शुरू किया है। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे चूंकि गांव पर चर्चा की शुरुआत तो मैंने ही की थी और बड़ी अच्छी सोच के साथ की थी, आपने बधाई का संदेश प्रदान किया, वो भी मुझे खुशी हुई। लेकिन मैंने अपने ही गांव से एक बात कही थी कि जनता लाइब्रेरी बननी चाहिए, तो क्या प्रत्येक गांव में जनता लाइब्रेरी बनाने के लिए सहमत हैं? आपको लगता है एक अच्छा विचार है? जनता लाइब्रेरी बननी चाहिए और जो शिक्षा समितियां हैं उनमें सुधार करके गांव के ही अभिभावक उसमें शिक्षा समिति के सदस्य हैं, उनको कम से कम अब विद्यालय के समय में कभी महीने में एक आध बैठकें करनी चाहिए, अभिभावक गोष्ठी करनी चाहिए। और गांव में अभी पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए पंचायत भवन हमारी सरकार ने बनाया है, जहाँ नहीं वहाँ बनाते जा रहे हैं। और उन पंचायत भवनों को फाइबर केबल से जोड़ करके, जो टेलीफोनिक तार वो है, तो उससे दूरसंचार से जोड़ करके वहाँ पर एक कंप्यूटर लगाने की योजना है। और वहाँ पर ग्राम सचिवालय में प्रधान तो बैठे, वहाँ पर सचिव बैठे, वहाँ पर लेखपाल बैठे, और कोई ना कोई तहसील स्तर का कोई नायब तहसीलदार भी महीने में एक आध बार ग्राम चौपाल लगाने के लिए, ये भी सरकार का निर्देश हो चुका है। हाँ। और सरकार का निर्देश के साथ साथ मेरी भी हम लोगों के सुझाव थे, उस पर सरकार ने अमल किया है। आने वाले इस पंचायत के चुनाव के बाद मुझे लगता है कि ये व्यवस्था बहुतायत पंचायतों में लागू होगी, जहाँ पर बैठने की जगह उपलब्ध है, और जहाँ नहीं है वहाँ उनको उपलब्ध कराया जाएगा। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि पंचायत के जो प्रतिनिधि बनते हो बहुत अच्छी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात एक आती है कि मैंने पंचायत नियमावली में पढ़ा था, युवा कल्याण, इस ओर भी कोई भी प्रतिनिधि अब तक ध्यान नहीं देता है कि युवाओं के कल्याण के लिए कोई विशेष काम उनके द्वारा अभी तक तो नहीं किया गया। देखिए, पंचायतों को पूर्ण रूप से मजबूत करने के लिए गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज का, गांव का हमारा स्वराज हो, गांव हमारा मजबूत हो, गांव आत्मनिर्भर बनेगा तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा। ये मोदी जी का विजन है, हमारी सरकार का विजन है, और इसी कड़ी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर गांव के लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। अगर गांव के लोग जो निधियाँ आती हैं उनमें खाली नाली नल खड़िंजा में ही लगा देते हैं। मेरा सुझाव है, मैं लगातार अपने उद्बोधन में भी गाँव में जाता हूँ, पंचायतों में चौपाल लगा के कहता हूँ कि मैं गुजरात गया, मैंने एक गाँव देखा है, वो गाँव आत्मनिर्भर गाँव है। उन्होंने अपने निजी ट्यूबवेल लगाए हैं, गांव पंचायत से ट्यूबवेल लगाए हैं, अपने बिजली पैदा कर रहे हैं, सौर ऊर्जा के संयंत्र वो गांव सभा की ज़मीनों पर लगाए हैं, वो गांव को बिजली सप्लाई दे रहे हैं, उनसे मीटर लगा के बिजली का पैसा ले रहे हैं, गांव को पूरा पानी की सप्लाई दे रहे हैं, बिजली की सप्लाई दे रहे हैं। और गाँव में जितनी गाँव सभा की ज़मीनें रोड के किनारे हैं उनमें मार्केट बनाने का काम, दुकानें बनाने का काम गाँव के बेरोजगारों को दे करके, और उससे किराया भी मिल रहा है, वो आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं, उनका रोजगार चल रहा है। तो इस तरह का सृजन अगर हमारी पंचायतें यहाँ करें, बिल्कुल पूरे इलाके में मेरा आह्वान है, जो नए प्रतिनिधि चुन कर के आ रहे हैं वो रचनात्मक काम इस तरह के करें। 5 साल में मैं समझता हूँ कि आज गाँव को हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं, तमाम युवाओं को हम गाँव में रोजगार दे सकते हैं। अगर हम अपना स्वार्थ हल करने के चक्कर में हम उन ग्राम सभा की ज़मीनों को औने पौने पट्टे कर देते हैं, हमने पट्टे कर दिया, कीमती ज़मीनें रोड की हैं, उन रोड की ज़मीनों में अगर हम इसी पैसे से जो राज्य वित्त, 16वां वित्त, तमाम वित्त आते हैं, हम दुकानें बना दें 5 ठो, उन दुकानों को हम 10 ठो दुकानें बना दें, उन दुकानों को हम 10 बेरोजगारों को दे सकते हैं, बिल्कुल उससे रोजगार कर सकता है। अभी आपने एक बड़ी बात कही, सृजन। तो जब मैं ऐसे ही सृजन के बारे में बात करता हूँ तो हमारे ही क्षेत्र के कुछ बुजुर्गों ने कहा कि लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती। क्या आपको लगता है कि गाँव के लोगों को हमारी ये बात समझ में नहीं आएगी, आपकी बात समझ में नहीं आएगी? देखिए, आएगी, निश्चित तौर पर संघर्ष का परिणाम निकलता है। और जो कह रहे हैं कि ये बातें हमें समझ में नहीं आती हैं,
हो सकता है उनको नहीं, लेकिन आने वाली पीढ़ी को ये बातें समझ में आएगी, और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो अगर नहीं समझेंगी तो इसका दूरगामी परिणाम भी मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। तो इसलिए उन आने वाली पीढ़ियों को निश्चित तौर पर समझदारी, अब क्योंकि युवा पीढ़ी आगे बढ़ी है और अब तो दुनिया के तमाम टेक्नोलॉजी से जहां हम बोल रहे हैं पूरा विश्व देख रहा है, दुनिया देख रही है, तो दुनिया से जुड़ गया है। हमारा भारत भी अब इसमें दुनिया से जुड़ा है, तो दुनिया के उन तमाम देशों से जुड़ करके हमारा युवक निश्चित तौर पर उसको आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे युवक है, मैं नहीं कहता, कुछ स्वरूप हो सकते हैं जो आज भी गाँव में अभी चौपाल लगा करके बेरोजगार लोग हैं जो लतरी खेलते हैं, वहीं पर लतरी खेलते हैं। उनके गांव में कोई भी पंचायत हो, कोई सार्वजनिक काम हो, कोई नेता कोई पहुंच जाए, मुख्यमंत्री पहुंच जाए, कोई मतलब नहीं, चौपाल में लतरी खेलते रहते हैं, 10-10 फड़े बिछी हुई है गांव में। ऐसे लोगों से भी मेरा इस आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से आह्वान है कि ऐसे लोग भी कम से कम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए सोचें। उनकी तो गुजर रही है, वो तो लतरी खेल करके और शाम को दारू का इंतजाम कर लेते हैं, उसी में मस्त रहते हैं, लेकिन आने वाले जो हमारे भविष्य हैं, जो पीढ़ियां हैं, उनको गर्त पे डालने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा भाई सब, जब तक गांव के लोग इसमें सोच पैदा नहीं करेंगे तो अकेला व्यक्ति भी, प्रधान भी चाहेगा, मैं नहीं समझता कि कुछ कर पावे। खुली बैठ के आज तक गांव में पंचायत में कहीं होती नहीं है, बैठकों में कार्रवाई घर पे हो जाती है और वो जा कर के अलग अलग मेंबरों से दस्तखत करा के और कार्रवाई पूरी कर लेता है। तो ये पंचायतों में ये जब तक चलता रहेगा, जब तक खुली बैठकों का पंचायतों में नहीं आएगा, सबकी सहमति नहीं होगी, सहमति से सारे काम नहीं होंगे, सभी समितियां बैठें, मासिक बैठकें हों। भाई लोकसभा में, विधानसभा में बैठकें होती है, उसमें पक्ष विपक्ष दोनों होता है और पक्ष विपक्ष अपनी बात रखता है, वहाँ भी रखने का अवसर है। अपनी बात विपक्ष भी जो हारा हुआ है वो भी रख सकता है, आता है। तो निश्चित तौर पर जो सुधारात्मक काम होते हैं वो सबके सामने आईने की तरह साफ होता है, गांव का बजट भी आता है, तो ये होना चाहिए। बात बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि जनता के लिए और जनता के हित के लिए आपके मन में भी बहुत सारे विचार हैं और इत्तेफाक से मेरे मन में भी बहुत सारे विचार हैं। लेकिन मैं एक अंतिम सवाल करना चाहूँगा, सवाल माने या मेरा एक ऐसी प्रार्थना भी मान सकते हैं समाज के लिए, गांव के लिए। क्योंकि गांव की जो सरकार है वहाँ से जब एक अच्छा नेतृत्वकर्ता निकल के जाता है, क्योंकि बड़ी किस्मत से हमको एक अच्छा नेतृत्वकर्ता मिल पाता है, तो जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि गाँव की सरकार को बनाने के लिए इस बार वो आखिर किस प्रकार के नेतृत्वकर्ताओं को चुने, युवाओं को कितना मौका दे दे और कैसे मतदान करे, वो ये बड़ी बात है। मेरा आह्वान है आम आवाम से, इस पंचायत चुनाव में अपने गांव को मजबूत करने के लिए, गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोच विचार करके ठीक ठाक लोगों का चयन करें, और वो ऐसा चयन करें कि ताकि वो 5 साल आपके गांव में ठीक ठाक काम करे और गांव के लोगों को इकट्ठा करके गांव के विकास का पूरा एक तरफ जो भी योजनाएं आवे उनका बखूबी निर्वहन करें। क्योंकि गांव, भारत सरकार, प्रदेश सरकार की सारी योजनाओं का संचालन गांव पंचायत करती है। किसको पेंशन मिला, किसको राशन मिला, किसको शौचालय मिला, किसको आवास मिला, किसको पानी मिला, किसको नहीं मिला, सारा कुछ राशन से ले करके, और पूरे मनरेगा का काम है। तो इन सारी चीज़ों का सारा काम, इनके सारे प्रस्ताव गांव पंचायत ही करती है और गांव पंचायत ही चयन करती है। निश्चित तौर पर अगर ठीक ठाक व्यक्ति का चयन आप कर लेते हैं तो फिर किसी ऊपर के अधिकारी या किसी जनप्रतिनिधि के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर गांव का पंचायत का व्यक्ति आपका, प्रधान आपका ठीक ठाक बन करके निकल आएगा तो इन सारी योजनाओं को जो भारत सरकार, प्रदेश सरकार चला रही है आपके गाँव के लिए, चाहे आपका आंगनबाड़ी हो, चाहे आपका स्कूल हो, मिड डे मील, सारी योजनाओं का संचालन, शिक्षा का से लेकर के सब कुछ गांव का प्रधान उसमें निश्चित तौर पर अगर ठीक ठाक है तो उसको वो ठीक ठाक करने का काम करता है। और अगर गांव का प्रधान, बहुत सारे प्रधान मेरे क्षेत्र में मानीपुर में विधायक था, तो 500 रुपये था ना लेके वो प्रधान साथी, अगर सुने मेरी बात, 500 रुपये शाम को सेक्रेटरी से वो अपना फ़ोन करके लेने का काम करते थे कि आज मेरा नहीं मिला है और मुझे पता नहीं, जहाँ दस्तखत कराना हो करा लो। तो अगर ऐसे लोगों का चयन हमारे गाँव में हो जाएगा कि मेरा हिस्सा जो मिल जाए, मुझे शाम को 500 रुपये दे दो, बाकी का अपना जो तुम्हें करना हो करो, तो फिर सचिव और जो अधिकारी हैं वही उस गांव को संचालन करेंगे, कोई गांव का कोई मतलब बचेगा नहीं। तो इसलिए मेरा आग्रह है, आह्वान है क्षेत्र के, पूरे प्रदेश के लोगों से, अपने क्षेत्र के लोगों से, कि ठीक ठाक लोगों का बढ़िया युवा टीम निकाल करके और बढ़िया ठीक ठाक लोगों का मेंबर बनाइए, ठीक ठाक लोगों को प्रधान बनाइए और बढ़िया बीडीसी बनाइए, बढ़िया प्रमुख बनाइए, बढ़िया जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य बनाइए, ताकि वो यही बाडियाँ गांव के विकास का काम करती हैं।
सांसद के पास 5 लाख करोड़ था, साल भर में वो बंद हो गया है। विधायक के पास 2 करोड़ था, वो भी इस समय निधियाँ बंद हो गई हैं। और ग्राम पंचायत में एक ग्राम पंचायत में 5-5 करोड़ रुपए सालाना आता है। हिसाब जोड़िएगा, सारे हिसाब जो आता है खर्चे के लिए उस गांव के विकास के लिए। एक साल में एक पंचायत में, इसी जिले में हमारे 4 से 5 करोड़ रुपए आ जाता है गांव पंचायत में, लेकिन उसका कहीं पर सदुपयोग नहीं हो पाता। इसलिए उसका सदुपयोग हो। हर ग्राम पंचायत में सालाना हिसाब लगाओ, 5 साल का हिसाब लगाओ। वो विधायक सांसद से हिसाब लोग लेते रहते हैं, उनका भी जोड़िए। तो मैं समझता हूँ कि वो गांव का विकास अगर चाहेंगे तो अच्छा कर सकते हैं। इसलिए मेरा आह्वान है कि ठीक ठाक लोगों का चयन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको सादर प्रणाम। ये एक बड़ी बात निकल कर के आई है अंत में, जो कल भी मैंने कहा था कि असली प्रधान तो गांव का सचिव होता है। तो सांसद महोदय ने भी बड़ी बात कही है कि एक ऐसे प्रधान को मत चुनिएगा जो शाम को सचिव को फ़ोन करके ये कहें कि मेरा 500 निकाल दो, मेरा 500 दे दो। ऐसे लोगों को चुनने का काम बिल्कुल ना करें। और आपके द्वारा जनहित के लिए, गाँव के हित के लिए, समाज के लिए एक बड़ी बात रखी गई है। हम फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ।